हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एल्टन मायो इन मैनेजमेंट। इसके साथ हम इस टॉपिक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि एल्टन मायो ने ही कंडक्ट करा था, विच इज़ फेमस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, उसको समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ हिम फर्स्ट. His full name was George Elton Mayo. He was an Australian-born psychologist, industrial researcher, and organizational theorist. Mayo's work helped to lay the foundation for the human relation movement. He emphasized that alongside the formal organization of an industrial workplace, there exists an informal organizational structure as well. सो अगर मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन दूं कि एल्टन मायो क्या थे या उनका थॉट प्रोसेस क्या था, तो आई वुड स्टार्ट बाय सेइंग कि ही वाज एन बिहेवियरल साइंटिस्ट. तो अगर हम बिहेवियरल साइंटिस्ट की बात करें तो बिहेवियरल साइंटिस्ट उनको बोला जाता है जो वर्कर्स के ह्यूमन एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि वर्क को. तो अकॉर्डिंग टू हिम, इफ़ वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to lay more importance to the worker because worker is a human being. तो हम उसको केवल एक मशीन के तौर पे, एक रोबोट के तौर पे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने वर्क को, अपने काम को निकलवाने के लिए वर्कर को यूज़ नहीं कर सकते. अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनकी वेलबींग को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें. अगर वो साइकोलॉजिकली उनका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर उनकी ओपिनियंस को, उनकी नीड्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. और अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. सो अकॉर्डिंग टू एल्टन मायो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to give more importance to the human aspect of the worker, to the employee, because that employee or that worker is a human being at the end of the day. अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो वर्क था या उनका जो थॉट प्रोसेस था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट से बिल्कुल ही ऑपोजिट था. साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो इम्पोर्टेंस थी वो ज़्यादा वर्क को दी गई है. अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस मोर ऑन दी वर्क. तो वहाँ पर फोकस वर्क पे करते करते जो ह्यूमन एस्पेक्ट था, जो वर्कर्स थे, उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट करा गया. उसी चीज़ को सही करने के लिए वही जो इनएडिक्वेसीज थी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच में, उसको ठीक करने के लिए एल्टन मायो ने वर्क करना शुरू करा. एंड विद ऑल दैट वर्क ही हैज़ डन, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच हम बोल सकते हैं. His idea on group relations were advanced in his 1933 book, The Human Problem of an Industrialized Civilization. तो इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है The Human Problem of Industrialized Civilization, उसमें देखने को मिलता है कि उसमें ये देखने को मिलता है, या उन्होंने अपनी बुक में ये बोला है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली फॉर्मल रिलेशनशिप्स भी होंगी बिटवीन अ सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, एक बॉस और उसके एम्प्लॉय के बीच में. लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्कर्स हैं उनका आपस में इतना अच्छा तालमेल हो कि एक जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होती हैं बिटवीन द वर्कर्स, वो अगर हारमोनियस होंगी तो वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है उस रिलेशनशिप से भी इंक्रीज़ होगी. तो उन्होंने वर्कर्स को इम्पोर्टेंस दी, वर्कर्स के ह्यूमनली एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी. साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला कि वर्कर्स का जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है विद द अदर वर्कर्स जो उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फॉर्मल रिलेशनशिप, ताकि जो वर्कर्स की जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं. अगर हम हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसी थॉट प्रोसेस या इसी एस्पेक्ट को ही ध्यान में रख के, या इसी एस्पेक्ट को और समझने के लिए वो एक्सपेरिमेंट या वो रिसर्च कंडक्ट करी गई थी. अलॉन्ग विद जॉर्ज एल्टन मायो, फ्रिट्ज जे
रोथलिसबर्गर एंड उनके एक और एसोसिएट थे जिनको हम बोलते हैं विलियम जे डिक्सन। इन तीनों ने मिलके ही हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया था। तो जो मेन एक्टर थे, जो मेन फेस थे, वो तो ऑब्वियसली जॉर्ज एल्टन मायो ही थे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट पे, बट अलॉन्ग विद हिम उनके साथ दो लोगों ने और हेल्प करा था, फ्रिट्ज जे रोथलिसबर्गर एंड विलियम जे डिक्सन। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो कभी कभी इनका नाम भी पूछने को आ जाता है कि क्योंकि एल्टन मायो तो सब बहुत पॉपुलर है उनका नाम, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन फ्रिट्ज जे रोथलिसबर्गर एंड विलियम डिक्सन थोड़ा सा हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से उतना हम लोग एसोसिएट नहीं करते हैं, जनरली स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, तो इन दोनों का नाम भी उतना इंपॉर्टेंट है। मायो वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एडवोकेट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स प्रॉब्लम। सो मायो ने क्या बोला था? मायो ने बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें ताकि ग्रोथ हो सके। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को तो हम ऑब्वियसली उस एस्पेक्ट में तो हम ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हम वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे तो उस दोनों को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। ही वांटेड द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स एंड मेक एफर्ट टू इम्प्रूव देम। मायो स्टेटेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फ्लुएंस इज परफॉर्मेंस। तो एज पर एल्टन मायो जो ह्यूमन बीइंग है या जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर भी जा सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नीचे भी आ सकता है। सो सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो नीड्स की अगर हम बात करें तो सोशल नीड्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी साइकोलॉजिकल नीड्स। तो दोनों को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, दोनों को ही हम इग्नोर नहीं कर सकते if we want to increase the performance of the organization or the productivity. And this is the reason why he was called as the father of human relation movement. Mayo was of the opinion that human informal relationships in the organization are more effective than formal relationships. People from informal groups learned a lot of things and implement these into organization. तो मायो ने इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल रिलेशनशिप्स। उनके अकॉर्डिंग जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स थी उन रिलेशनशिप्स से जो वर्कर्स है वो ज़्यादा सीखते हैं एंड देन जो भी उन्होंने लर्निंग हासिल करी है उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हैं वो अपने फॉर्मल सेटअप में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिविटी वाइज और ज़्यादा पॉजिटिवली ग्रो किया जा सके। ही एक्सप्लेन दैट बिसाइड लॉजिक एंड फैक्ट्स पीपल्स आर ऑल्सो गाइडेड बाय सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। ऑब्वियसली अगर हम बात करें ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो उन्होंने वर्कर्स के सेंटिमेंट्स को, वर्कर्स के इमोशंस को, उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग्स को, उनकी फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एज़ कम्पेयर टू द लॉजिक्स एंड फैक्ट्स एंड साइंटिफिक अप्रोचेस। आई होप आपको जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। सो इन अ नटशेल इट एनरिच्ड द मैनेजमेंट थॉट इन द फॉलोइंग मैनर। The Hawthorne studies served to refocus attention on the social side of the work and man as opposed to just economic and technical aspect. The effect and influence of informal group on the individual appear to be significant, and group unity and quality of forming a united whole were also found to be important. सो हॉथॉर्न स्टडीज़ की बात करें तो हॉथॉर्न स्टडीज़ की वजह से जो सोशल साइड है वर्क का एंड मैन का उसको ज़्यादा अटेंशन दी गई एज अपोज टू इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल एस्पेक्ट. Then the effects and influence of informal group on the individual appear to be more significant. तो informal group की अगर बात करें तो उसका जो इन्फ्लुएंस था या इफ़ेक्ट था किसी भी इंडिविजुअल में वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट था as compared to the formal group. The Hawthorne studies clearly demonstrated the productivity of workers is not controlled by the physical factors alone, but is more strongly affected by the leadership practices and work group pressures on employee satisfaction. तो अगर हम हॉथॉर्न स्टडीज़ की बात करें जो अभी हम आने वाली स्लाइड्स में ये एक्सपेरिमेंट को पढ़ने वाले हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था तो उसके बाद जो फाइनल जो रिज़ल्ट था उसमें हमने ये देखा था जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो केवल
फिजिकल फैक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि फिजिकल फैक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने का इम्पैक्ट आता है। सो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा हॉथॉर्न स्टडीज़ के बारे में। तो हॉथॉर्न स्टडी जैसा कि हम अभी हमने पढ़ा है, एल्टन मायो द्वारा इनिशिएट करी गई थी ये स्टडीज़। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड डायरेक्शन ऑफ 5-year इन्वेस्टिगेशन ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज़ कंडक्टेड एट हॉथॉर्न प्लांट ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी इन शिकागो फ्रॉम 1924 to 32। सो वाई द रिसर्च और स्टडी इज़ नोन एज हॉथॉर्न स्टडीज़, क्योंकि हॉथॉर्न एक प्लांट का नाम था जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी शिकागो में सिचुएटेड थे। और ये जो स्टडीज़ थी these studies or these research work started from 1924 and 1932 तक ये 4 phases में कंडक्ट करी गई थी। The Hawthorne plant was a manufacturing telephone system bell. Approximately 30,000 एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क करते थे ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट पीरियड। और जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपेरिमेंट का वो था वॉज टू फाइंड आउट द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर बेटर वर्किंग कंडीशंस। तो बेसिकली वर्कर्स का बिहेवियर, उनका एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स दी वर्किंग कंडीशंस, अगर वर्किंग कंडीशंस को बेटर किया जाता है या जो भी चेंजेस करे गए थे एक्सपेरिमेंट के दौरान, उन चेंजेस का वर्कर्स के बिहेवियर पे, वर्कर्स के एटीट्यूड पे एंड इवेंचुअली वर्कर्स की एफिशिएंसी पे कितना फ़र्क पड़ रहा था, कितना इम्पैक्ट आ रहा था, उसको देखने के लिए एल्टन मायो ने अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स हॉथॉर्न स्टडीज़ या हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करा था। सो बेसिकली क्या हो रहा था, पेंशन स्कीम्स वर देयर, पेंशंस प्रोवाइड की जा रही थी प्रॉपरली, मेडिकल अलाउंसेस वर ऑल्सो अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट टाइम टू टाइम रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को अरेंज करवा रहा था। एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड तो थे लेकिन उतने सेटिस्फाइड नहीं थे या मोटिवेटेड ज़्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से इतना सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए जाने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी जो थी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। सो इन द ईयर 1924 द मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज टू इन्वेस्टिगेट द रीज़न फॉर डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ and decrease in productivity. And on the basis of this request, Professor Elton Mayo and his team conducted researches in 4 phases. और ये 4 phases कौन से थे? सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था phase 1 इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद आया था रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट phase 2, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम phase 3, बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन phase 4। ये फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी पूछा जाता है अलॉन्ग विद द ईयर एज वेल, बट ईयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1924 में ये स्टार्ट हुआ था, जो 1932 तक चला था। जो इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। So let's start with experiment number 1, illumination experiment, जो कि phase 1 था। This was the first phase of this study. In this phase, the popular belief that productivity is positively correlated with the illumination was tested. तो ये जो टेस्ट था या ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इसलिए कंडक्ट करवाया गया था क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो इल्यूमिनेशन है, इल्यूमिनेशन का मतलब है जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ का जो लाइटिंग है कि कितना प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं है, वो जो लाइटिंग का जो फैसिलिटी था उसका प्रोडक्टिविटी से कोरिलेशन था, पॉजिटिव कोरिलेशन था कि अगर लाइटिंग डिम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, लाइटिंग ज़्यादा ब्राइट होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऐसा बिलीफ था। उस बिलीफ को टेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, ये इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। 2 ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे। सबसे पहला ग्रुप जो था उसको बोला गया एक्सपेरिमेंट ग्रुप या टेस्ट ग्रुप, और दूसरा जो था वो था कंट्रोल ग्रुप। In one group, experiment group, the intensity of light was changed, whereas in the other group, the illumination was kept constant. तो इसका मतलब क्या था, 2 ग्रुप क्रिएट किए गए। पहला ग्रुप था एक्सपेरिमेंट ग्रुप जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाना था, दूसरा था कंट्रोल ग्रुप, इसको हम टेस्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं।
एक्सपेरिमेंट ग्रुप जो था उसको एक प्लेस पे रखा गया काम के लिए, एंड कुछ एम्प्लॉयज़ को एक्सपेरिमेंट ग्रुप के लिए चूज़ किया गया होगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल ग्रुप के लिए चूज़ किया गया होगा। अब जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेरिमेंट ग्रुप का हिस्सा थे वो जहाँ काम कर रहे थे वहाँ की लाइटिंग को, वहाँ की इल्यूमिनेशन को ऑन एंड ऑफ चेंज करा जा रहा था। मतलब कभी डिम कर रहे होंगे, कभी ज़्यादा कर रहे होंगे, जस्ट टू चेक कि अगर डिम लाइट है तो क्या वर्कर जो एफिशिएंसी है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, अगर ब्राइटनेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो क्या वर्कर्स के काम पे कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है। और वहीं एक जो कंट्रोल ग्रुप था उसका जो इल्यूमिनेशन था वो कांस्टेंट था, मतलब सेम था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए थे। The post-test productivity of the group was then compared, and it was found that illumination affected production only marginally. और फॉर अ वाइल ये जो टेस्ट थे ये जब कंडक्ट करे गए उसके बाद देखा गया कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज तो हुई या इफेक्ट तो हुई, बट ओनली मार्जिनली। मार्जिनली का यहाँ पर मतलब है कि इल्यूमिनेशन का या प्रॉपर लाइटिंग या डिम लाइटिंग का प्रोडक्टिविटी से बहुत हद तक लेना देना नहीं है। मतलब प्रोडक्टिविटी इफेक्ट तो हो रही थी बट मार्जिनली, बहुत कम इफेक्ट हो रही थी। दैट मीन्स कि देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस अपार्ट फ्रॉम इल्यूमिनेशन एज वेल, जिसकी वजह से वर्कर्स की इफेक्टिविटी या वर्कर्स की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आ रहा था। The researchers concluded that illumination was not the cause of low productivity. The experiment was conducted for 2.5 years. ये जो एक्सपेरिमेंट था ये 2.5 साल ऑलमोस्ट के लिए कंडक्ट किया गया था, और उसके बाद इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो यही था कि लाइटिंग का लो प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। The researchers concluded that certain other factors might be responsible for low productivity. तो इसका मतलब है कि जब लाइटिंग का कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्टिविटी से, लो प्रोडक्टिविटी से, तो दैट इज ऑब्वियस कि देयर आर सर्टन मोर अदर फैक्टर्स एज वेल जो कि लो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो उन अदर फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए देन एल्टन मायो एंड हिज टीम मूव्ड ऑन टू सेकेंड एक्सपेरिमेंट और सेकेंड फेज, विच वॉज वुमेन इन द रिले टेस्ट असेंबली रूम। सो सेकेंड फेज में जो ऑब्जेक्टिव था वो थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम इस एक्सपेरिमेंट में कि ना केवल ये देख रहे हैं कि इल्यूमिनेशन का कितना इम्पैक्ट आता है, बल्कि जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि लेंथ ऑफ वर्किंग कंडीशन, अगर रेस्ट पॉजेस देने हैं तो वो, देयर फ्रीक्वेंसी, देयर ड्यूरेशंस एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, उनका लोअर प्रोडक्टिविटी या हायर प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि इल्यूमिनेशन का इज देयर एनी को रिलेशन बिटवीन द इल्यूमिनेशन एंड द प्रोडक्टिविटी। तो कंक्लूजन था देयर इज नो सच को रिलेशन, इल्यूमिनेशन का लो प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स कि देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। तो जब हम सेकेंड फेज में आए, दैट इज वुमेन इन द रिले टेस्ट असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट, उसमें हम वो अदर्स फैक्टर्स पे ज़्यादा गौर करेंगे, वो अदर्स फैक्टर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट आ रहा है या जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लो है। वो अदर फैक्टर्स जो थे लेंथ ऑफ वर्किंग डे, रेस्ट पॉजेस, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका ड्यूरेशन and physical conditions. So this experiment had been conducted in 3 phases. Women in relay test assembly room को 3 phases में conduct किया गया। So पहला था first relay assembly test, फिर था second relay assembly test या second relay assembly room, and third था mica splitting group। ठीक है, तो ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको सही करने को आता है या ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमको सारे के सारे फेजेस क्रोनोलॉजिकली लगाने आते हैं, तो उसमें केवल वो 4 नाम जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़े थे वो नहीं आते, बल्कि ये सारे नामों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट रिले असेंबली टेस्ट, सेकेंड रिले असेंबली एंड माइका स्प्लिटिंग ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ वुमेन इन दिस रिले टेस्ट असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट विच इज फेज 2 एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कैसा किया गया। A group of 6 women workers who were friendly to each other. तो ऐसी 6 women workers को चूज़ किया गया जो एक दूसरे का, जिनका जो रिलेशनशिप था वो कॉर्डियल था, फ्रेंडली था, was selected for this experiment and were made to work in a very informal atmosphere with a supervisor or researcher in a separate room. तो यहाँ पर क्या हुआ,
छः वुमेन वर्कर्स को चूज़ किया गया। ऐसी 6 विमेन वर्कर्स जो आपस में फ्रेंडली थी, और उनको जब काम करना था तो जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, जहाँ पर जो विमेन वर्कर्स थी, दोज हु वर फ्रेंडली विद ईच अदर, हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ईच अदर, दोज वर सिलेक्टेड। ओके। और जो सुपरवाइजर और रिसर्चर्स थे उन्होंने भी एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड की तरह अपना रोल प्ले करा, ना कि बॉस की तरह। तो गर्ल्स क्या था, गर्ल्स वर टोल्ड टू वर्क इन अ नेचुरल वे एंड अलाउड टू कमेंट फ्रीली अबाउट चेंजेस इन द वर्किंग कंडीशन। तो यहाँ पर गर्ल्स को ये बोला गया, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो आप वो काम नेचुरली करें, बहुत ज़्यादा लाइक प्रेशर में काम ना करें। जो भी चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं वर्किंग कंडीशंस में, वो चेंजेस में उनका क्या ओपिनियन है, उनको कैसा लग रहा है कि वो चेंजेस कैसे हैं। द women employees were free to give their opinions about those working conditions. The changes were made with the duration ranging from 4 to 12 weeks. तो 4 से 12 हफ्तों तक का जो टाइम पीरियड था उसमें वो चेंजेस को किया गया था। Whenever a change was introduced, the girls were allowed to express their views and opinions. और जब भी कोई चेंज इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, जो वर्कर्स थी, जो गर्ल्स वर्कर्स थी, फीमेल वर्कर्स, उनसे उनकी ओपिनियन, उनके व्यूज़ लिए जा रहे थे ऑन दैट चेंज. At times, the girls were allowed to take decisions themselves. Periodical trainings were also conducted for the girls. So these were the changes which were made in the experiment room. सो बेसिकली चेंजेस क्या थे, रेस्ट पीरियड्स में या रेस्ट पॉजेस में थोड़े से चेंजेस हुए थे, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years ये सब चेंजेस किए गए थे. सो फर्स्ट वॉज 2 5 मिनट्स के रेस्ट पॉजेस दिए गए, फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड देन 5 minute रेस्ट इन द इवनिंग. Subsequently, these rest pauses were increased to 10 minutes each. First in the morning 10 minutes for 10 minutes in the morning and for 10 minutes in the evening. So ऐसे करके जब उन्होंने रेस्ट पॉजेस दिए तो ये देखा गया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. ठीक है. सेकेंड, उन्होंने क्या करा कि वापस से दे शिफ्टेड द रेस्ट पॉजेस टू 5 minutes. पहले उन्होंने 5 minutes के 2 रेस्ट पॉजेस दिए मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वही 2 रेस्ट पॉजेस को 5 minutes से चेंज करके 10 minutes में कर दिया मॉर्निंग एंड इवनिंग. तो ये देखा गया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड. उन्होंने क्या करा, फिर से रेस्ट पॉजेस को वापस से बैक टू 5 minutes ले आए, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. पहले 2 मिल रहे थे, अब ज़्यादा मिलने लगे. उससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी में स्लाइटली थोड़ा सा फॉल आया. वाई? क्योंकि गर्ल्स का ये कंप्लेन था, जो वर्कर्स थी, जो उन्होंने चूज़ करा गया था, उन्होंने ये कंप्लेन करी कि फ्रीक्वेंट पॉजेस जो मिल रहे हैं ब्रेक के, उससे उनका जो वर्क का रिदम है वो टूट रहा है. तो इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हुई. फिर उन्होंने क्या करा, वापस से जो रेस्ट पॉजेस थे दे शिफ्टेड टू 10 minutes. 2 rest pauses for 10 minutes. 1 for 10 minutes in the morning, 1 for 10 minutes in the evening. But the change was कि जब वो मॉर्निंग में 10 minutes का रेस्ट दे रहे थे तो they were also offering coffee and soups along with the rest. So उन्होंने क्या देखा कि ये करने से भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. Changes in weekdays and working hours. The decrease in working hours by 1 hour led to an increase in production. जो वर्किंग आवर्स थे 8 to 9 hours नॉर्मली होते हैं, उसमें अगर 1 घंटे का उन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जब वर्किंग आवर, तो उससे ही उन्होंने ये देखा कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई. When 5 days week was tried, the production increased and absenteeism also reduced. फिर उन्होंने क्या करा कि हफ्ते में केवल 5 दिन वर्क करवाया, उससे भी उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. एब्सेंटिज्म, लोग अब कम एब्सेंट होने लगे, वो डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ. After some time, the original schedule of the timing were reintroduced and the production went up still higher. उसके बाद वापस से उन्होंने नॉर्मल बैक टू जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे और वर्किंग डेज थे उस पे ले आए, लेकिन तब भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो फिर भी इंक्रीज ही हो रही थी. तो पहला ये, फिर दूसरा, पहले तो रेस्ट पॉजेस पे चेंजेस थे, फिर वर्किंग आवर्स एंड वीक डेज में चेंजेस करे. Researchers then came to the conclusion that increase in output was not due to changes in the physical factors, but on account of positive attitude of girls and feeling a sense of responsibility, belongingness and self-discipline. तो इसका जो मतलब था या इसका जो कंक्लूजन निकल के आया कि जैसे उन्होंने रेस्ट पॉजेस दिए,
उन्होंने चेंजेस करे, वीकडेज में चेंजेस करे, 6 से 5 कर दिए, वर्किंग आवर्स में चेंजेस करे, 1 आवर लेस कर दिया, तो उससे प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली हायर गई, ठीक है। लेकिन कंक्लूजन ये निकल के आया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इस वजह से नहीं हुई कि रेस्ट पॉजेस दिए गए या कुछ चेंजेस करें, बल्कि जो वर्कर्स में, जो गर्ल्स वर्कर्स की, उनके अंदर जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया, क्योंकि वो लोग आपस में कैसे काम कर रहे हैं। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हमने देखा था कि उन्होंने जो रिले टेस्ट असेंबली एक्सपेरिमेंट था उसके लिए 6 वर्कर्स को, ऐसे वर्कर्स को चूज़ किया गया दोज हु वर फ्रेंडली विथ ईच अदर। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो फ्रेंडली थे आपस में, तो बात करते होंगे, एक हारमोनियस माहौल क्रिएट हुआ होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते होंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड आया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको ये चेंजेस कैसे लग रहे हैं, उनसे उनकी ओपिनियंस ली जा रही हैं, उनसे उनकी व्यूज़ लिए जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो वर्कर्स थे उनके अंदर ये सेंस आया कि हाँ, वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आर मैनेजमेंट, हमको मैनेजमेंट ने इम्पॉर्टेंस दी है। तो जब मैनेजमेंट ने उनको इम्पॉर्टेंस दिया, और इम्पॉर्टेंस ऐसे नहीं दी कि उनको स्पेशली, उनसे बस छोटी छोटी चीज़ें करी गई, जो भी चेंजेस ला रहे थे उनसे उन चेंजेस के व्यू पॉइंट्स पूछे गए। तो ऑब्वियसली जब आपसे आपकी ओपिनियंस पूछी जाएंगी, जब आपको लगेगा कि मेरी ओपिनियंस भी सामने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आएगी। तो वही सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, वही फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलोंगिंगनेस एंड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, आपके ऊपर अनवांटेड सुपरविजन नहीं हो रहा था, आपको फ्रीली छोड़ दिया गया था। येट आपके साथ जो भी थे आपके सुपरवाइज़र, वो केवल बॉस की तरह नहीं थे, आपके मेंटोर, एज अ गाइड थे। दैट मीन्स कि सुपरविजन तो था, बट एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं था, एक सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इनकलकेट किया गया था उनके अंदर। तो ये सारी चीज़ें ही मेन फैक्टर्स थे जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी हाई गई थी, इंक्रीज हुई थी, एंड नॉट ओनली जस्ट द चेंजेस इन द रेस्ट पॉजेज ऑफ वर्किंग आवर्स। देन ये भी था, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग आवर्स चेंजेस, अपार्ट फ्रॉम रेस्ट पॉजेज, देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन इंसेंटिव सिस्टम, changes in work. Workers of the experiment room were offered some financial incentive. Workers were consulted before making any change, क्योंकि उनसे कंसल्ट किया गया कि हम ये चेंज अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इज़ दिस, आर यू फाइंडिंग दिस चेंज गुड और नॉट, ऐसे करके उनसे पूछा गया। अगर कोई चेंजेस करने हैं उस पर्टिकुलर न्यू रूल में, न्यू चेंज में, तो वो उनसे पूछा गया। द रिजल्ट ऑफ दिस स्पेशल अटेंशन एंड रिकग्निशन cause them to carry a simultaneous stimulating feeling, a group pride and belongingness। और यही फीलिंग, उनसे उनकी व्यूज़ पूछे जा रहे थे, उनसे उनकी ओपिनियंस ली जा रही थी, तो इससे उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस, एक प्राइड की फीलिंग इनकलकेट हुई, जिसकी वजह से वो अच्छे से एफिशिएंटली काम कर पा रहे थे, एंड इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी वॉज इंक्रीजिंग। एट दिस स्टेज रिसर्चर्स were interested to know the basic question, why the attitude of employees had become positive after participating in the experiment room. Then the then the third phase began. Abhi, after all these things, after all the experiment conducted, researchers अब ये find out करने वाले हैं कि ऐसा क्या, मतलब अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, या उनसे जब उनकी ओपिनियंस ली गई तो उस ओपिनियंस या उस चीज़ की वजह से ऐसा क्या पॉजिटिव चेंज आया उनके अंदर कि उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। टू नो समथिंग लाइक, उनसे उस चेंज के बारे में पूछने के लिए ही कि एक्सपेरिमेंट रूम में आप, क्योंकि आपसे हमने हर चीज़ पूछ के चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं, एंड जो भी चेंजेस थे उसके ऊपर व्यूज़ लिए गए एंड एवरीथिंग, उससे जो उनके अंदर बिलोंगिंगनेस, प्राइड की फीलिंग आई, उसको और जानने के लिए और इलेबोरेट करने के लिए थर्ड फेज में एंटर हुए, जो कि था थर्ड एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं द इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। क्योंकि इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में क्या होगा, आप डायरेक्ट वर्कर्स से 1-on-1 इंट्रोडक्शन होगा, या इंटरव्यू से क्वेश्चंस पुटअप होंगे कि उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं आप उनको फॉर्मली वो जानने की कोशिश करें। सो द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप प्रोसेस विच वॉज एक्सीडेंटली एक्वायर्ड इन द सेकेंड फेज में हमने क्या करा था, ऐसे 6 वर्कर्स को चूज़ करा था जो आपस में फ्रेंडली हों। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फॉर्मल तो सेटअप था ही था, लेकिन क्योंकि वो लोग फ्रेंडली थे आपस में, एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी क्रिएट हुई थी एक्सीडेंटली, और इसी की वजह से to gather the knowledge about that informal relationship, about that informal group process, थर्ड फेज को जो इंटरव्यूइंग प्रोग्राम
एक्सपेरिमेंट था उसको कंडक्ट करवाया गया. इन दिस फेज दे वांटेड टू नो एज टू व्हाट वर द बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क. इन दिस प्रोग्राम क्वेश्चंस वर आस्क्ड ऑन एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड. तो एम्प्लॉयज़ से उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स द कंपनी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, सुपरविजन के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, इंश्योरेंस प्लान, प्रमोशंस, वेजेस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए. अप्रॉक्सीमेटली 20,000 एम्प्लॉयज़ वर इंटरव्यूड, मैनी ऑफ whom were interviewed more than once. This study revealed that the workers' social relation inside the organization had an अनमिस्टेकेबल इन्फ्लुएंस ऑन द एटीट्यूड. तो ये जो स्टडी हुआ था, ये जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए गए थे, इसकी वजह से ये देखने को मिला, या ये जो हमको कंक्लूजन मिला, ये था कि जो भी सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है अमंग द वर्कर्स, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं in influencing the attitude and the behaviors of the workers. In order to find out the informal group operated, the bank wiring room experiment was conducted. And then कि informal relationship, हमने तो ये तो पता कर लिया कि ठीक है, इनफॉर्मल रिलेशनशिप जो वर्कर्स के साथ वर्कर्स की आपस में एक बॉन्डिंग है, एक रिलेशनशिप क्रिएट हुई है, वो उनके जो बिहेवियर्स है, उनके एटीट्यूड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसको पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस करती है, राइट. लेकिन किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, इसको जानने के लिए फिर एक फोर्थ और लास्ट एक्सपेरिमेंट को या फेज को कंडक्ट किया गया, विच वॉज बैंक वायरिंग रूम एक्सपेरिमेंट. The bank wiring room experiment or bank wiring observation. These experiments were conducted by Roethlisberger and Dixon. तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एल्टन मायो ने नहीं करा था, ये फ्रिट्ज रोथलिसबर्गर एंड डिक्सन ने कंडक्ट करा था, टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑन इंडिविजुअल. तो और ये क्यों किया गया था, ताकि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स जो क्रिएट होते हैं, उनका इनफॉर्मल ग्रुप्स जो रिलेशनशिप बनी है, उनका मेंबर्स में, उस ग्रुप मेंबर्स में, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर्स में क्या इम्पैक्ट होता है, उसको जानने के लिए. A group has been formed to conduct this experiment. This group consisted of a group of 14 male workers. तो इसके लिए एक ग्रुप को क्रिएट किया गया, 14 मेल वर्कर्स के ग्रुप को क्रिएट किया गया. द मेन वर इंगेज इन द असेंबली ऑफ टर्मिनल बैंक. तो असेंबली ऑफ टर्मिनल बैंक फॉर द यूज़ ऑफ टेलीफोन एक्सचेंजेस में वो काम करते थे. तो ऐसे 14 मेल्स को मिला के एक ग्रुप क्रिएट किया गया, जिस पे ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया. दिस एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंस द इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स नॉर्म्स एंड फॉर्मल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऑन प्रोडक्टिविटी. और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो कंडक्ट हुआ, ये इसलिए कंडक्ट हुआ ताकि ये पता कर सके कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है, मेंबर्स का आपस में जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, उनका प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, उस मेंबर्स के एटीट्यूड एंड बिहेवियर पे क्या असर हो रहा है. इट वॉज फाउंड दैट द ग्रुप इवॉल्व्ड इट्स ओन प्रोडक्शन नॉर्म्स फॉर ईच इंडिविजुअल वर्कर which were much lower than those set up by the management. और इससे पता चला कि जो ग्रुप क्रिएट हुआ था, इनफॉर्मल ग्रुप, उन्होंने आपस में ही कुछ प्रोडक्शन के नॉर्म्स, कुछ रूल्स क्रिएट करे जो कि डिफरेंट थे, जो मैनेजमेंट ने रूल्स क्रिएट करे थे उससे डिफरेंट थे. वर्कर्स वुड प्रोड्यूस दैट मच एंड नो मोर, thereby defeating the incentive system. The company target was more than the target faced by the workers. तो कंपनी का जो टारगेट था वो एक ज़्यादा लेवल का टारगेट था ऑब्वियसली. उसके कॉन्ट्रास्ट में जो वर्कर्स ने आपस में जो एक इनफॉर्मल नॉर्म्स जो क्रिएट करे थे अबाउट द प्रोडक्टिविटी, हाउ दे आर गोइंग टू वर्क, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ सर्टन प्रोडक्ट, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो जो उनका जो टारगेट था वो कंपैरेटिवली लेसर टारगेट था एज कम्पेयर टू द मैनेजमेंट. The following are the major findings and conclusion. और इवेंचुअली हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट जो पूरे के पूरे 4 फेजेस में कंडक्ट किया गया 1924 से 1932 तक, उनके जो फाइंडिंग्स थे वो क्या थे, उसको हम देखते हैं. सोशल फैक्टर. Hawthorne studies Elton Mayo described that organization is a social system and social norm at work play a very important role in motivating people. तो ये Hawthorne studies से हमको देखने को मिलता है कि क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी एक सोशल सिस्टम है और जो सोशल नॉर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मोटिवेटिंग पीपल.
Mayo stated that the main cause of the change in the productivity study the restructuring of social relationship. मायो के अकॉर्डिंग, एल्टन मायो के अकॉर्डिंग, जो मेजर चेंज प्रोडक्टिविटी में आया वो इस वजह से आया क्योंकि हमने जो रिलेशनशिप्स थी अमंग द वर्कर्स उनका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज करा. वी ऑप्टेड फॉर अ मोर इनफॉर्मल रिलेशनशिप दैन द फॉर्मल वन. Hawthorne experiment proved that the social factors are responsible for deciding the levels of आउटपुट. इनफॉर्मल ग्रुप्स आर इम्पॉर्टेंट. तो हॉथॉर्न स्टडी से हमको ये देखने को मिला कि इनफॉर्मल ग्रुप्स उतने ही इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी कि फॉर्मल रिलेशनशिप्स. एल्टन मायो स्टेटेड दैट द इनफॉर्मल ग्रुप्स हैव अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स. तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है प्रोडक्टिविटी पे, वर्कर्स के एटीट्यूड पे, वर्कर्स के बिहेवियर्स पे. एंड ऑब्वियसली जब एटीट्यूड और उनका बिहेवियर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा किसी भी रिलेशनशिप पे तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. इनफॉर्मल ग्रुप में हेल्प टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ग्रुप. Leadership is very important in each and every organization to achieve the desired result. Informal leaders are more acceptable in the organization because they have more influence on the behavior. Informal leaders क्या हुए, अब ऐसे friends हैं, जब informal relationship create होती है तो obviously वो pressure में नहीं होती है, वो अपने आप flow में होती है क्योंकि alike minds come together and share their opinions and feelings. तो इसी के साथ साथ एक informal relationship create हो जाती है. तो जब informal relationship create होती है तो उसी मेंबर्स में से, उन्हीं लोगों में से एक इनफॉर्मल सा लीडर भी आ जाता है. एक लीडर है फॉर्मल लीडर जो कि बॉस हो सकता है, हमारे जो सुपीरियर्स होते हैं वो हम लोग चूज़ नहीं करते, वो हमको मिल जाते हैं, राइट. तो वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल भी कभी कभी होते हैं. हम लोगों को लगता है एज अ एम्प्लॉयज़ की मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी हम लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने बॉस की उतनी बात नहीं मानते जितनी उनका जो टीम में जो लीडर होगा जो उन्होंने चूज़ करा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक एज अ फ्रेंड हम लोग जब एम्प्लॉयज़ एज अ फ्रेंड आपस में जब एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और फिर वो जो इनफॉर्मल लीडर जो चूज़ होता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है ओवर द वर्किंग्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, अदर वर्कर्स इन द ग्रुप than the formal one. Communication during decision making, workers participation is must. Communication हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से हमको हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से हमको ये भी समझने को मिला कि अगर हम कोई भी पॉलिसी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज दैट पॉलिसी, दैट चेंज, दैट नॉर्म इज़ इवेंचुअली विल बी अफेक्टिंग द वर्कर्स, तो उनका पार्टिसिपेशन इन फॉर्मुलेटिंग दोज नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉलिसी क्रिएट करी, हमने कोई रूल बनाया और डायरेक्टली उसको अप्लाई कर दिया. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कोई रूल बना रहे हैं तो पहले हम अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ की व्यूज़, उनके ओपिनियंस लें उस रूल पे एंड देन उनको कम्युनिकेट करें अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट रूल, दैट पॉलिसी, ताकि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो for the management, for the organization. During decision making, workers participation is must and the logic behind every decision should explain and communicate to the worker. जो भी डिसीजन लिया है उस पर पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कर्स का. जो भी डिसीजन है उसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या लॉजिक था, हमने क्यों इस डिसीजन पे आए, ये भी उनको कम्युनिकेट करना, कन्वे करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. दिस विल नॉट ओनली हेल्प टू ब्रॉड मच बेटर रिजल्ट बट ऑल्सो यूजफुल टू understand the attitude of workers and give them due recognition. Then we have balance approach. The management must take into account every aspect of problem of the worker. All the problems should be discussed and decision should be taken for improving those problems. So it is very important कि हम ह्यूमनली आस्पेक्ट, एक वर्कर की ह्यूमनली आस्पेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दें जितना हम वर्क को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. वर्कर्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उनकी वीकनेसेस हैं, उन पे हमको एज अ लीडर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ बॉस, एज अ एम्प्लॉयर काम करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है. एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है, एक सुपरवाइज़र की ड्यूटी बनती है कि वो अपने टीम मेंबर्स की लिमिटेशंस को ओवरकम करें, उनकी वीकनेसेस को जान के ओवरकम करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे, सल्यूशन प्रोवाइड करें.
ताकि जो वर्कर है ऑब्वियसली अगर वो हमेशा क्योस में रहेगा, उसका जो साइकोलॉजिकली वो हमेशा क्योस में रहेगा, वो प्रॉब्लम कुछ है उसको, मे बी वो प्रॉब्लम वर्क से रिलेटेड ना हो, मे बी वो प्रॉब्लम आउटसाइड कहीं वर्ल्ड से हो, फिर भी वो जो प्रॉब्लम है वो अपने साथ वर्क पे लेके आएगा, तो ऑब्वियसली वो इनएफिशिएंटली कम काम कर पाएगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी तरह फोकस नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम्स को समझें, अगर उसकी कोई वीकनेसेस हैं तो उसको समझें, क्योंकि जब तक हम वीकनेसेस समझेंगे नहीं हम उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से बैलेंस अप्रोच लेके चलना उतना इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट चाहती है कि उसको प्रोडक्टिविटी मिले, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उस परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए। Production level. The production level is determined by social norms. In simple word, there is no direct relationship between production level and working condition. So production level और working condition का direct relationship नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने एक लेट सपोज कि बहुत अच्छा सा एसी वाला रूम प्रोवाइड कर दिया, वेंटिलेशन अच्छा है, हमने कैंटीन दे दी, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ही जाएगी। नहीं, अगर आप ये कर रहे हो तो उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि वर्कर हमारा प्रॉपरली सेटिस्फाइड है कि नहीं हमारे वर्क से, मोटिवेटेड है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, कोई ऐसा कुछ एक हिंड्रेंस तो नहीं है जो उसकी एफिशिएंसी को हिंडर कर रही है, जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो उसकी एफिशिएंसी के बीच में आ रही है, एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, एंड ना कि केवल वर्किंग कंडीशंस। देन वी हैव मोटिवेशन एंड बिहेवियर्स ऑफ वर्कर्स। तो एक मोटिवेटेड सेटिस्फाइड वर्कर को सेटिस्फाइड भी होना इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज मोटिवेटेड भी होना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम मोटिवेटेड एम्प्लॉय को केवल पैसा देके या फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट नहीं कर सकते। देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल जिसकी हेल्प से हम किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं टू परफॉर्म वेल, टू परफॉर्म इफेक्टिवली। वर्कर्स आर नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। द इंफॉर्मेशन ग्रुप हैव देयर ओन नॉर्म्स एंड बिलीव्स, द लीडर ऑफ द ग्रुप। सो बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, जैसा कि हमने पहले भी इसमें पढ़ा है, जो भी इनफॉर्मल रिलेशनशिप क्रिएट होती हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट होते हैं, वो वर्कर्स के बिहेवियर्स, उनके एटीट्यूड पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड मैनी टाइम्स पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी फॉर्मल रिलेशनशिप्स को दी जा रही है। Supervision. The genuineness and of the supervisor affects the productivity. Productivity was not affected in the Hawthorne experiment only because of the existence of friendly. सो हम ये भी नहीं कह सकते कि केवल आपने इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दी, फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो सुपरवाइज़र का जेन्युइन, उसका ऑनेस्ट होना उतना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप सुपरवाइज़र हो तो आप स्ट्रिक्ट होके केवल एक हिटलर के जैसे वर्क करके अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करके वर्क करवा सकते हो। आपको एज अ सुपरवाइज़र भी उनके साथ आके काम करवाना होगा, तभी जाके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाएगी। अगर सुपरवाइज़र केवल सुपरवाइज़र बना रहेगा तो शायद प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज नहीं होगी। बट इफ़ ही विल बी आ सुपरवाइज़र, फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, एवरीथिंग, उसको मेंटोर भी, अगर आप एज अ मेंटोर भी अपने वर्कर्स के लिए काम करोगे, एज अ गाइड उनको गाइड करोगे, एज अ लीडर उनको लीड करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे, उसको सुपरवाइज करोगे, तो सारा का सारा जो पैकेज है अगर आप उनको अपने वर्कर्स को दोगे तो ऑब्वियसली वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। रिएक्शन ऑफ वर्कर्स, कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म, एंड लास्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कंप्लेंट्स हैं, अगर किसी भी नॉर्म्स, किसी भी वर्किंग कंडीशन, किसी भी जो भी माहौल क्रिएट हुआ है, एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, उस एनवायरनमेंट से जो भी वर्कर है वो नेगेटिव है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट एनवायरनमेंट, towards, let's say, towards a supervisor, towards certain norms, towards certain policy, towards certain rules, तो it is very important कि वो अपनी कंप्लेंट फ्रीली रख सके, अपना क्रिटिसिज्म सामने रख सके। तो कभी कभी ऐसा हमको एज एन एम्प्लॉयर, एज अ मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा
एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर ना केवल पॉजिटिव चीज़ें आप बता सको, बल्कि अगर आपको लगता है कि आपका बॉस यहाँ पर गलत है या मैनेजमेंट ने एक रूल लेके आया है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो इतना फ्री होना चाहिए जो वर्कर्स फ्रीली आपको आपका नेगेटिव पॉइंट भी बता सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी तब जाके आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एंड ना कि किसी एक चीज़ से। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, द हॉथॉर्न इफेक्ट, जो कहीं ना कहीं इसी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था। ये एक ऐसा फिनोमिना है विच रिफर्स टू द इंक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। तो कभी कभी हम एक जर्नल सेंस में भी देखते हैं कि जब हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है या हमको कोई वॉच कर रहा होता है, तो हम वी टेंड टू डू अ थिंग मोर इन अ गुड वे, बहुत अच्छे से बहुत अटेंशन पे करके उस चीज़ को करते हैं, रादर देन अगर हम अकेले वो चीज़ कर रहे होंगे तो बहुत क्लमजी वाइज कर रहे होंगे या हम लोग उतना प्रॉपरली नहीं करेंगे कोई भी चीज़। लेकिन अगर हमको लगता है कि समवन इज़ वॉचिंग ओवर अस, समवन इज़ ऑब्जर्विंग अस, तो हम फिर उसी पर्टिकुलर काम को बहुत अच्छे से बहुत मेटिकुलसली करने की कोशिश करते हैं। नाउ दिस फिनोमिना इज नोन एज हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, कि when we know that someone is observing us, तो हमारा परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है या अच्छा हो जाता है, हम अगर बात करें। और ये जो टर्म था हॉथॉर्न इफेक्ट, ये टर्म दिया था 1958 में हेनरी ए लैंड्सबर्गर while evaluating a series of studies at plant near Chicago Western work Hawthorne work. सो आई होप आपको ये हॉथॉर्न इफेक्ट समझ में आएगा। कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ फिनोमिना इन विच देयर इज अ टेंडेंसी, refers to a tendency in some individual to alter their behavior in response to their awareness of being observed। कि कभी कभी किसी ह्यूमन बीइंग या बहुत मोस्ट ऑफ अस में ऐसी एक टेंडेंसी होती है कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं द मिनट वी नो दैट समवन इज ऑब्जर्विंग अस, द मिनट वी हैव द इंफॉर्मेशन कि कोई हमको देख रहा है या कोई हमारे बिहेवियर को ऑब्जर्व करा, तो हम अपना बिहेवियर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एंड यही फिनोमिना की वजह से हम बोलते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करें अगर हम, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक हमारा आइडल सेल्फ होता है, एक हमारा रियल सेल्फ होता है। रियल सेल्फ क्या है? जो हम एक्चुअली हैं, जो हमको पता है। बहुत सारे लोगों को मे बी ना पता हो, कभी कभी रियल सेल्फ हम लोग अपने क्लोज वंस को भी नहीं बताते हैं। और आइडल सेल्फ क्या है? जो हम बनना चाहते हैं। एक होता है कि जो हम लोग औरों के सामने प्रिटेंड करते हैं, एक सेल्फ होता है, या एक हमारा जो पर्सनैलिटी होती है जो हम सामने वाले को दिखाते हैं। जैसे हम घर पे कुछ और होते हैं, कभी कभी हम लोग घर पे बहुत लथार्जिकली लेट से कोई काम कर रहे हैं, बहुत इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वही काम अगर हम किसी बाहर जाके करें या किसी फ्रेंड के घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छे से बैठते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, राइट। तो ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है यही हॉथॉर्न इफेक्ट है, जिसमें ये बताया जाता है कि द मिनट अ पर्सन नोज दैट समवन इज ऑब्जर्विंग दैट पर्सन, तो वो अपना जो बिहेवियर है वो ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। और चेंज किस लिए करता है? जब उसको, और चेंज भी एक सर्टन फिनोमिना के उस पर करता है, राइट। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही करेगा चेंज, वो केवल जो जो ऑल्टरेशंस होते हैं वो केवल उस तरीके से ऑल्टरेशंस होते हैं कि जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका जो पैरामीटर है उसमें वो ऑल्टरेशंस फिट बैठ जाए। तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस की बात नहीं हो रही है, ऑल्ट्रेशन की बात नहीं हो रही है। यहाँ हमारा जो बिहेवियर है, हम जब ऑल्टर करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमको देख रहा है हम उसके पैरामीटर्स में फिट बैठ जाएं, इसलिए हम अपना बिहेवियर जो है वो ऑल्टर करते हैं, और इसी को हॉथॉर्न इफेक्ट बोला जाता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड देयर आर फ्यू बुक्स जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग टुगेदर। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स एल्टन मायो ने लिखी हैं, बट मैं थोड़ा ये 3 इंपॉर्टेंट बुक्स थी तो जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई आपको वीडियो में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू आर फ्री टू कमेंट ओवर दैट एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट एनी डाउट, एनी क्वेरी, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा।